आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स। ड्यूरिंग colonial पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली का मतलब होता है एक आदमी का, मतलब कि मैंने बोला कि मैं अकेला करूंगा, मेरा अकेले का ओनरशिप जैसे होता है ना, वैसे ही होता है मोनोपोली। एक मिनट रुको यार, इसे इरेज करता हूँ ये। हाँ, तो मोनोपोली का कंट्रोल ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिशर थे वही इंडिया के ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करते थे, रेस्ट्रिक्शन डालते थे। मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ज्यादा से ज्यादातर जो ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ होता था। मोर देन वन हाफ, यानी कि आधे से ज्यादा, ठीक है, जितना होता था। while the rest was allowed with some other countries only, such as China, Sri Lanka and Iran, ठीक है। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869, 1869 जो था, इसके बाद हमारे देश का ट्रेड जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि इसने डायरेक्ट रूट बना दिया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। पहले ब्रिटेन को घूम के आना पड़ता था, लेकिन कुछ 11 लाख 11,700 है मीटर, उतना उसको ट्रैवल करना पड़ता था डिस्टेंस, बट वो डिस्टेंस कम हो गया था, वो अभी ऐसे आ रहा था। तो इधर से पास पड़ेगा एज कम्पेयर टू ट्रेड जो है हमारे साथ इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। उसके बाद ये देखो, टैरिफ फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, टैरिफ फ्री इंपोर्ट होने लग गया था, मतलब कि बिना टैक्स दिए कोई भी गुड्स बाहर से इंडिया में आ सकता है। एंड एक्सपोर्ट होने लग गया था। टैरिफ फ्री मतलब कि जो हमारे एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारा रॉ मटेरियल होता था, और जो इम्पोर्ट होता है वो हमारे पास फिनिश गुड आ रहे थे फ्रॉम बिटवीन, कहाँ किसके बीच में, इंडिया एंड ब्रिटेन। whereas heavy duties were imposed on the exports of इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो हैवी ड्यूटीज इम्पोज कर दी थी, बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया था। इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉइटेशन, ड्यू टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया हैज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। इंडिया जो था रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन चुका था उस समय तक, और इसलिए इंडिया के पास बहुत सारा ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस वगैरह जनरेट हो गया था। बट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस डजंट गिव एनी पुश टू इंडियन इकोनॉमी। बट जो इस अमाउंट ने इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, as the amount of surplus is used by the government in non developing activities, क्योंकि ये सारे के सारे जो अमाउंट था, वो सारा अमाउंट गवर्नमेंट अपने नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में स्पेंड कर लेता था। टू मीट एक्सपेंस ऑफ वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो उस समय फाइट कर रहे थे, तो उसमें एक्सपेंस, उस पे एक्सपेंस करते थे वो इंडिया का सारा सारा सरप्लस। कौन सा सरप्लस? वो एक्सपोर्ट सरप्लस को वो यूज करते थे। टू मीट टू मेक पेमेंट ऑफ ऑफिस सेटअप ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ऑफिस था उनका, उसका मेंटेनेंस के ऊपर एक्सपेंस जो आता था वो सब सरप्लस से होता था, हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस से। टू मेक टैक्स ऑफ इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम मतलब कि सर्विस, जो वो काम करते हैं हमारे हमारे इंडिया में आके, उसका वो पैसे चार्ज करते थे, जो कि ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस से ही लेते थे। उसके बाद आ जाते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक refers to study of various aspects of population such as age, sex, educational level, income level, marital status, birth rate, death rate। यानी कि डेमोग्राफिकल कंडीशन का मतलब होता है कि किसी इंसान के, मतलब कि जैसे कि एज हो गई, एज, एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर आपका अगर देखा जाएगा, लेवल देखा जाएगा, एजुकेशन लेवल कितना है आपका, आपका बर्थ रेट कितना है, हमारे कंट्री का बर्थ रेट कितना है, तो उसे हम कह देंगे डेमोग्राफिक कंडीशन। इसका ये इसके पॉइंट्स है कुछ, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डेथ रेट और बर्थ रेट थे वो बहुत ज्यादा थे। ब्रिटिश रेट, बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर थाउजेंड इन अ ईयर। एक साल में 1,000 बच्चों, 1,000 लोगों में, हजार, एक साल में कितने बच्चे हुए हैं उसी को कह देंगे पर थाउजेंड इन अ ईयर। एक साल में कितने थाउजेंड बच्चे बॉर्न हुए हैं। डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर थाउजेंड पीपल इन अ ईयर। एक साल में कितने, एक साल में कितने लोग मरे हैं उसको देखते थे हम, उसका एवरेज निकालते थे पर थाउजेंड के ऊपर, कि ये जो थाउजेंड होता था वो नीचे होता था और
जितने मरे हैं वो ऊपर होते थे पूरे साल में, तो हम निकालते थे इसको, जैसे परसेंटेज निकालते वैसे इसको निकालते थे। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, बहुत ज्यादा थे दोनों ही कॉलोनियल पीरियड में। कितने कितने थे, 48 एंड 40। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये एमसीक्यू पेपर है, तो फिर ये आज पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद है देखो, ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एज देयर ऑन इंडिया हैज started in entering into the second stage of developing transition। देखो यार, ये जो डेवलपिंग ट्रांजिशन है इस पे यार गौर करो इस बात पे। डेवलपिंग ट्रांजिशन जो थे उस समय तीन स्टेज, पूरे हर एक इकोनॉमिक के डेवलपिंग ट्रांजिशन तीन होते हैं। हमारे पहला फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें हाई बर्थ रेट होता है एंड हाई डेथ रेट होता है। सेकंड स्टेज में होता है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। एंड थर्ड स्टेज में लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। देखो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट क्यों होता था, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज भी नहीं होते थे हमारे पास कंप्लीटली, और ना, और वहाँ उस समय पीपल जो थे वो एजुकेटेड नहीं थे, तो उस समय हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। और उसके बाद लोगों में, उसके बाद जो है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, लो डेथ रेट होने लग गया था क्योंकि उसके बाद हमारे हेल्थ के ऊपर ध्यान देने लग गए थे सरकार ने, रिसोर्सेज थोड़े बहुत बढ़ गए थे। उसके बाद थर्ड स्टेज में लोग एजुकेटेड होने लग गए थे, इसलिए उस समय लो बर्थ रेट होती थी और लो डेथ रेट होती थी। और जिस कंट्री में ये है थर्ड स्टेज चलती है उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है एक तरीके से। उसके बाद जाते हैं लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन हु एज 7 और अबव, जो 7 साल या 7 से ज्यादा साल का है उसे हम पर्सन में काउंट करेंगे लिटरेसी रेट पर। who have the ability to read, जिसके पास एबिलिटी है रीड करने की, राइट करने की, एंड अंडरस्टैंडिंग एंड वन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड एंड वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को समझने की लिखने की अगर क्षमता है तो उसे हम कहेंगे लिटरेट पर्सन है वो। ड्यूरिंग colonial period the overall literacy rate of the economy was less than 16%, लेकिन 16% से भी कम था लिटरेसी रेट, ठीक है। जिसमें से फीमेल्स थी, फीमेल्स का जो था 7% था, और मेल्स भी फिर 80%, 8-9% हो गए ना उस समय। तो देखो फीमेल्स की भी लिटरेसी रेट बहुत कम थी और मेल्स की भी बहुत कम थी उस समय। उसके बाद है हाई इन्फ्लेंट मोर्टिलिटी रेट। हाई इन्फ्लेंट का मतलब, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, ठीक है। हेलो, हाँ। 1921 ईयर ऑफ डेथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे पहले ना आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों को लेके जाते थे वहां पे, वो वॉर में वॉर करवाते थे और बहुत सारे लोग मर जाते थे। और उसके बाद आपको पता होगा 1920 में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए थे, और उसके बाद लोगों की मरने की संख्या कम हो गई थी। ये तो ऑब्वियस बात है कि एक बार में बहुत सारे लोग मर जाएंगे, उसके बाद जो है मरने की संख्या अपने आप ही कम होने लग जाएगी, बट उससे कम हो जाएगी जितनी उस साल मरी थी, है ना। तो इसलिए ओके। इसे हम ग्रेट ईयर, वो ग्रेट डिवाइड कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं 1921 को। उसके बाद हम कहाँ पे थे, हाँ, लिटरे हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रेफर टू नंबर ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1। जो बच्चे 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं उसे हम, उस रेट को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और ये कैसे नापा जाता है, ये भी अपॉन में 1000 आता है, 1000 जिंदा, जितने जिंदा हुए उसमें से जितने मर गए, ठीक है। तो जो ये रेट था वो 218 था पर 1000 बिफोर 1921। 1921 से पहले 218 बच्चे, कम से कम 1000 बच्चे में से मर जाते थे जो 1 साल से कम के होते थे। इतनी बेकार हालत थी हमारे इंडिया की उस समय। उसके बाद आते हैं पुअर healthy facility। Poor health facility was either unavailable or when available were higher inadequate
higher inadequate, due to which water and air-borne diseases were widespread and took a huge toll on life. देखो, पुअर हेल्थी फैसिलिटीज में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया और वाटर बॉर्न डिजीज हो गया, एयर से जो डिजीज हो जाती है, उन सब उन सब से वो डिजीज जो थी हमारे इंडिया में पहले बहुत ज्यादा थी। इसलिए जो हमारा इंडिया था उसको पुअर, उसका डेमोग्राफिक, वो क्या बोलते हैं इसको, डेमोग्राफिक कंडीशन में ये पॉइंट इंक्लूड किया गया है, प्योर हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज भी नहीं थे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लैक थे, एकदम लैक। उसके बाद आते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट रेफर्स it refers the average number of year it refers to the average number of year for which a person is expected to live। जितने एक इंसान की चाहत है जिंदा रहने की, उसे हम कह देते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। ड्यू टू पुअर हेल्थ, उस समय लोगों की पुअर हेल्थ थी, तो जो लोग थे वो, उनकी लिटरेसी रेट वो लो इन्फ्लेट वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 ईयर। मतलब कि 32 ईयर ही सबके सब लोग चाहते थे, हम बस 32 साल जिए उसके बाद मर जाए, सबके सब उस समय ये चाहते थे। बट अब जो करंट है वो 68.8 ईयर है। ठीक है। आप मतलब कि अब जो लोग चाहते हैं, लोगों की इच्छा है कम से कम 70 साल, 70 साल जिए, और पहले जो लोगों की इच्छा थी वो 32 ईयर थी जिंदा रहने की। उसके बाद आते हैं हम हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। उस समय पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, ये तो आपको पता ही है, ये तो एक कॉमन पॉइंट है। ड्यूरिंग colonial period, India faced the condition of extensive poverty. Per capita consumption was very low. The overall standard of living of common people of India was very low। मतलब कि जो अच्छे से रह पाता था, उसका जो कंडीशन था वो जो लोग थे बहुत कम थे इंडिया में, वेरी लो। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, इसका तो आपको रीजन पता होगा, क्योंकि लगान वगान लेते थे लेबर से, और जो जमींदारी सिस्टम थी और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, ये सारे पॉइंट्स इसमें, पॉइंट्स की वजह से ये पॉइंट्स इवॉल्व हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं लो ऑक्यूपेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक बार फिर से बता दीजिए। क्या? सर इसके पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर देना। ओके। उसके बाद आते हैं occupational structure। It refers to the distribution of working person across different industries and sector। मतलब कि लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं। आज के लोगों में आज की करंट सिचुएशन में हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हो जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियल, एंड तीसरा हो जाता है सर्विस सेक्टर। ये 3 सेक्टर हमारे करंट सिनेरियो में है। बट उस समय जो था वो सिर्फ और सिर्फ यही बचा था, इसको तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था। ठीक है। तो देखो यहाँ पे वापस देखो, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज colonial पीरियड एम्स एट मेकिंग इंडिया एज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उनका जो एम था कि इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना है रॉ मटेरियल का। एज अ रिजल्ट अबव 72.7% ऑफ वर्किंग पीपल वर इंगेज इन एग्रीकल्चर। अगर ज्यादा लोग किसी काम में लगेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन वो चीज होगी, ये बात आप भी जानते हो, है ना। तो फिर वही बात थी, ज्यादा लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि गवर्नमेंट ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कर दिया था, और लोगों को फोर्स किया था कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाए। और उनका जो एम था वो था रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना। इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना है किस चीज का? रॉ मटेरियल का। एज द इनकम जनरेशन रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वो इज वेरी लो। जो इनकम जनरेशन सेक्टर था, इनकम जनरेशन रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो। ये लो क्यों था? क्योंकि आपको ये मैंने फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया है, क्योंकि इसके यार इरिगेशन फैसिलिटी कम थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी था। तो इस सब के कारण की वजह से जो था एग्रीकल्चर का जो था इनकम जनरेशन वो बहुत कम था, जिसके कारण जो इंडिया था वो बैकवर्ड
बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया था वो इकोनॉमी, प्रोडोमिनेंस रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी कमजोर हो चुका था इसके कारण। उसके बाद आता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, growth of an economy is said to be balanced when all the three sectors are equally developed। जब तीनों सेक्टर को, तीन कौन कौन से सेक्टर होते हैं, एक होता है तीन सेक्टर हमारे पास हो जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जब ये तीनों इक्वल होंगे ना, तभी हम कहेंगे कि एक अच्छी इकोनॉमी चल रही है किसी भी कंट्री की, ठीक है। बट इन सच ऑफ इंडियन, इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओनली प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो ये तो उस समय था ही नहीं, है ना, सर्विस सेक्टर यानी कि थर्ड सेक्टर, और इसे कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी था। वहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ कर दिया था एग्रीकल्चर का, और यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडस्ट्रीज को। तो फिर सारे के सारे लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होने लग गए थे। उसके बाद जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू बेसिक, it refers to the basic physical and organizational structure and facilities। यानी कि जो बेसिक चीजें हैं, यानी कि जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड्स हमारी होती है, वो सबको हम काउंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, रोड, पावर सप्लाई, बिजली चाहिए हमें आज के जमाने में, एंड मोबाइल तो चाहिए। इट इज फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, ये ऑपरेशन ऑफ the state of infrastructure was very poor during colonial period, although some efforts were taken by the British government to improve the condition of infrastructure in the economy, railway, ports, post and telegram road, etc., so that it can serve economic benefit to them। यार देखो, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत हेल्प करी थी, बट वो हेल्प उन्होंने अपने लिए करी थी। जैसे कि रोड उन्होंने बनवाए थे, रेलवे बनवा दिए थे, पोस्ट बनवा दिए थे। रेलवे उन्होंने बनाया था ताकि रॉ मटेरियल्स को वो आराम से एक्सपोर्ट करवा सके। टेलीग्राम बनवाया था, पोस्ट बनाया था ताकि अपना जो है वो कोई नया लो आराम से पास कर सके, है ना। तो सब कुछ उन्होंने अपने लिए किया था, बट उन्होंने कह दिया कि ये उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया ताकि लोगों को भी फायदा हो सके। रोड भी उन्होंने बनाया था ताकि उनका जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ज्यादा जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट हो सके, और जो रूरल एरिया था उसको अर्बन एरिया से कनेक्ट करा सके, ताकि अर्बन एरिया से हम जो है रॉ मटेरियल्स वो ले सके। इसमें देखो अब आता है रेलवे। ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, देखो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल, ये आपको याद रखना है। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन 1815 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था। इट हेल्प टू रिमूव geographical and cultural barrier in the economy, although the benefit of railway was mostly restricted to the Britain during colonial period। यानी कि ज्यादा रेलवे का बेनिफिट कौन उठा पा रहा था? ब्रिटिश उठा पा रहे थे उस समय। बट इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। मतलब कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम में तो उनकी तो हेल्प करा था, बट उसके बाद उन्होंने जो रेलवे ने हमारी भी हेल्प करी थी बहुत सारी। रोड, the construction of road during colonial period was very limited due to scarcity of fund। देखो उन्होंने कहा था हमारे पास फंड कम था कि वो रोड को बनवा सके, बट यार आपने अभी ऊपर पढ़ा कि एक्सपोर्ट सरप्लस उनको पास हो रहा था। एक्सपोर्ट सरप्लस का उन्होंने यूज ही नहीं किया इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। बस इन्होंने ये जो है ब्रिटिश ने बहाना मारा था कि ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड, फंड तो उनके पास बहुत सारा था। द रोड दैट वाज बिल्ड primarily served the interest of mobilizing the army। उसका जो प्राइमरी इंटरेस्ट था, उनका मेन फंक्शन था रोड का, था वो मोबिलाइजिंग दी आर्मी, आर्मी को मूव करा सके, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा था ना, तो उनको आर्मी को मूव करवाना था। एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, सो देखो रॉ मटेरियल्स को शिफ्ट करवाना था उनको, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनवाना चाहते थे, और वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से फायदा लेना चाहते थे, इंडिया को कुछ देना नहीं चाहते थे। क्या पूछ रहे हो आप?
सर एक्सपोर्ट के रुपए भी तो देते होंगे, उससे इकोनॉमी भी बेटर होनी चाहिए। क्या एक बार वापस बोलिए। सर वो एक्सपोर्ट की जगह रुपए भी तो देते होंगे। बट वो एक्सपोर्ट भी किस चीज का करवाते थे? वो एक्सपोर्ट करवाते थे उन चीजों का, जैसे कि इंडिगो हो गया, मतलब कि कैश क्रॉप्स हो गई। और कैश क्रॉप्स उगाने के बाद हमारी जो थी फर्टिलिटी लैंड की कम हो जाती थी, है ना? ये बात आपको पता ही होगी। और जो वो थे वो लगान ही लगाते थे उसके ऊपर, टैक्स के ऊपर, और जो टैक्स जो था वो फ्री था। एक्सपोर्ट सरप्लस जो आता था उनके पास, वो उसका यूज करते थे। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ऊपर वापस देख लेना वीडियो में, मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके सर। The colonial government took various measures for developing the post and air transport. उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट का किया था, बट द डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी मेजर फॉर डेवलपमेंट। देखो, एयर एंड जो वाटर ट्रांसपोर्ट उन्होंने बनवाया था, उसका जो एक्सपेंस था वो बहुत ज्यादा था, जितना वो कमा रहे थे, तो उनके लिए ये बेनिफिशियरी नहीं था उस समय। उसके बाद कम्युनिकेशन। ड्यूरिंग During colonial period, post and telegram were the most popular means of communication. सबसे पॉपुलर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उस समय पोस्ट एंड टेलीग्राफ था। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 वर्ड क्वेश्चन ज्यादा है, एमसीक्यू पेपर आएगा आपका। ठीक है। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक telegram was introduced as at a high cost to serve the purpose of maintaining law and order। बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस किया गया था उसके ऊपर, सर्विस के मतलब टेलीग्राम और पोस्ट को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ को बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ताकि उनको अपने इंडिया के ऊपर और अच्छे से कंट्रोल कर सके। इतना तो कंट्रोल कर रहे थे, उसके बाद में उन्हें और कंट्रोल करना था। वो खुश नहीं थे तब भी, कितने लालची थे वो, देखो यार। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अब हम। एज एवरी कॉइन हैज टू साइड। हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। सिमिलरली द colonial रूल्स हैव some leads some leads some positive impact on our economic which are as following। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे से हमें बाद में फायदा हुआ था ना, बट उस समय हमारे लिए नुकसान था वो। ये देखो, the first and the most effective contribution was the introduction of railway in India। रेलवे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसका इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस रेलवे सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट। उन्होंने इसलिए रेलवे का इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट कर सके प्रोडक्ट का एंड रॉ मटेरियल इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह तक। बट इन पोस्ट colonial पीरियड, रेलवेज turns out to be the key of factor of economy, की फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि वो एक मेन पॉइंट, मेन चीज बन गया था हमारे इंडिया के लिए जब कॉलोनियल पीरियड खत्म हो गया था, यानी कि 1947 के बाद। क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद ये सारे जो चीजें थे उन्होंने रिसोर्स बनाए थे अपने लिए, वो अब हमारे काम आने लग गए थे ना। उसके बाद कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर दिया था। देखो, अंडर प्री कॉलोनियल पीरियड फार्मर ग्रोस क्रॉप्स जस्ट टू सस्टेन देमसेल्फ एंड अदर पीपल ऑफ द विलेज। मतलब कि वो इतना उगा पाते थे कि वो अपना पेट भर सके और अपने आसपास के लोगों का बस। बट forced commercialization of agriculture under colonial period bring new opportunity for farmer in the market। बट उसके बाद जो था कॉलोनियल पीरियड ने जो था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर लिया था, तो उससे जो था एग्रीकल्चर सेक्टर के पास नया अपॉर्चुनिटी आ गया था फार्मर्स के पास, कि वो मार्केट में कैसे सस्टेन करे। देखो, जो पहले लोग थे वो कि पहले पहले के लोग बस अपने नीडी बेसिस प्रोडक्ट उगाते थे, उन्हें प्रॉफिट का कुछ पता ही नहीं होता था, प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, बट जब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, तब उन्हें पता चला कि कैश क्रॉप्स नाम की कुछ चीजें होती है, जिससे उगाने से उन्हें पैसा मिलेगा अच्छा खासा। तो वो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया था हमारे इंडिया के लिए बाद में। एक्सक्यूज मी सर। क्या? सर कैश क्रॉप्स मतलब? कैश क्रॉप्स मतलब कि जिससे उन्हें पैसा मिल सके, जिससे वो बेच सके। मतलब फूड्स बेचोगे आप, फूड्स की कीमत कम होती है ना, एज कम्पेयर टू अगर आप इंडिगो बेचोगे।
या फिर कोई भी कैश क्रॉप्स बेचोगे आप, जैसे कि रुई बेचोगे, ऊन बेचोगे, तो इसकी कीमत ज्यादा होती है फूड्स की, क्योंकि फूड्स तो आप भी जानते हो, गेहूं वेहूं अभी 16-17 रुपए किलो चलता है। और बल्कि जो कॉटन होते हैं वो महंगे बिकते हैं, 200-300 रुपए शायद से किलो चलते हैं। यस सर। सर फिर वो सर्वाइव लेकिन भैया कैसे? एक एक करके पूछो, एक एक करके। इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो, द colonial government in India left a legacy of an effective system of administrative। देखो उन्होंने अपने लिए तो ऑफिस बनवाए होंगे ना उस समय, और उस समय जो उन्होंने ऑफिस बनाए होंगे, उनके जाने के बाद किसका यूज हुआ, किसने यूज किया होगा उसका, उसका यूज इंडियंस ने किया होगा ना। तो उसने भी इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प की थी, इफेक्टिव मतलब ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चला सके। देखो, जो इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ था, जो सिस्टमैटिक वे में सेंसस हुआ था, मतलब कि सर्वे हुआ था कि कितने लोग रहते हैं हमारे कंट्री में, वो 1881 में हुआ था। उसके बाद देखो 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग डेमोग्राफिक transition has ended and India has entered into the second stage of demographic transition। उसके बाद ये समरी है चैप्टर की। यार आज की वीडियो यहीं पे खत्म सर होती है। मॉनेटरी एक्सचेंज एक बार फिर से बता दीजिए। एक मिनट रुक जाओ आप।